Yes, students, we have finished with the first chapter. Now this is the first poetry. We are starting Dust of Snow, written by the poet Robert Frost. It is important to remember the name of the poet Robert Frost and also the name of the poem. It can be asked in reference to context questions. Now let's start with the poetry. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Here the poet was standing under a hemlock tree. Suddenly a crow sitting on the tree shook it, and the particles of snow fell on the poet. यानी कि जो पोएट है वो जो हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिसको हम हिंदी में धतूरे का पेड़ भी बोल देते हैं। तो उसके नीचे खड़ा था और उसी की डाल पर एक क्रो बैठा था और उस क्रो ने एकदम से उसको ट्री को शेक किया और उसके ऊपर से जो स्नो के पार्टिकल्स थे, जो स्नो के डस्ट, जो पार्टिकल्स बोलो डस्ट एक ही बात है, वो सीधे आकर पोएट के ऊपर गिरी। यहाँ पे ऑन मी, या मी से मतलब है पोएट। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। हैज़ गिवन माई हार्ट, और इसी जो एक्शन है, जो क्रो ने ट्री को हिलाया और ट्री के हिलने से जो ब्रांच पे जो जमी हुई डस्ट थी स्नो की, वो किस पे आकर गिरी है? पोएट पे आके गिरी है। और इसी चीज़ ने उसके जो हार्ट है, किसके? पोएट को, जो कि डिप्रेस था, उसके मूड को चेंज कर दिया। अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और उसका जो बाकी आने वाला पार्ट था, उसका जो पार्ट लाइफ थी आगे आने वाली, उसको उसने सेव कर लिया। क्या होने से? रूइन होने से, यानी डिस्ट्रॉय होने से। या रूट से मतलब रिग्रेट, कि अब आने वाला जो लाइफ है उसको उसने डिप्रेस से बच गई। वो पहले वो डिप्रेस था, लेकिन उसके छोटे से एक्ट ने, जो क्रो के द्वारा हुआ डस्ट के पार्टिकल का उसके ऊपर गिरना, उसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया और आगे की लाइफ को रिग्रेट होने से बचा लिया। अब जो यहाँ पे पोएट है, मेन जो समझाना चाह रहा है वो ये बात है कि कभी कभी हम लोग जब सैड मूड में होते हैं और हमें कुछ भी प्लेजेंट नहीं लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है, नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में रहते हैं, तो छोटी छोटी जो बातें हैं, अच्छी बातें हैं, चाहे वो नेचर से हों, चाहे हमारे आसपास हमारे रिलेटिव से हों, हमारी फैमिली से जो मिलती हैं, वो हमारे मूड को चेंज कर देती है। और सडनली हम लोगों को क्या मिलता है? वी बिकम हैप्पी एंड एवरीथिंग टर्न्स जॉयस टू अस। हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जैसे कि हमने इस पोएट्री में देखा, डस्ट ऑफ स्नो में, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज इन वेरी सैड मूड व्हेन अ क्रो शेक्स ऑन हिम सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो गैदर्ड ऑन ट्री। तभी वो अचानक से जो पार्टिकल्स हैं उसको शेक करता है और उसके ऊपर गिरा देता है, और यही सडन चेंज उसकी लाइफ के मूड को भी चेंज कर देता है और वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। यानी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो हमारी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। मीन्स स्मॉल थिंग्स ब्रिंग्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन आवर लाइफ। तो दिस इज द थीम ऑफ द पोएट्री ऑल्सो। Yes, students, let's see the meaning of this poetry, Dust of Snow. Way means manner, shook means moved with a jerk or second form of shake. Then dust of snow means particles of snow. Hemlock is a poisonous plant with white flowers. Then root means held in regret, यानी पश्चाताप करना। फिर crow and hemlock represent sorrow, जो यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ने क्या रिप्रेजेंट किया है? सॉरो को। एंड डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर सम नेचुरल जॉय। नेचुरल जॉय को किसने किया है? डस्ट ऑफ स्नो ने। देन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएट्री इज, या थीम भी कह सकते हैं, समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस आर सिंपल but have a larger significance. They can change the mood or life of a person. Now
the next thing is rhyme scheme. Now what is rhyme scheme? राइम स्कीम मतलब होता है राइमिंग. किसी जो पोएट्री होती है उनमें क्या होता है, तुकबंदी, राइमिंग होती है. जैसे द वे अ क्रो, सबसे लास्ट वर्ड देखो क्रो, और इसका लास्ट वर्ड सेकेंड लाइन का मी, तो क्रो अलग हो गया, मी अलग हो गया, तो क्रो को हमने नाम दे दिया ए और मी को नाम दे दिया हमने बी. फिर हम थर्ड लाइन की लास्ट देंगे स्नो, तो क्रो स्नो, इससे राइमिंग कर रहा है. स्नो वर्ड किससे राइमिंग कर रहा है, क्रो वर्ड से, तो इसको भी क्या नाम दे दिया हमने, ए दे दिया. फिर नेक्स्ट फोर्थ लाइन का लास्ट ट्री, ट्री किससे राइमिंग कर रहा है, मी से, मी ट्री, मी ट्री, तो इसका बी करा है तो इसको भी क्या करेंगे बी, तो इसका राइमिंग स्कीम क्या कहलाएगा, अब ये ए बी. देन कम टू द नेक्स्ट पैरा. इसका जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, हार्ट, और इसका लास्ट वर्ड क्या है सेकेंड लाइन का, मूड. तो हार्ट और मूड दोनों डिफरेंट है. हार्ट को नाम दे दिया हमने सी, क्योंकि ए और बी हम पहले दे चुके हैं, और मूड को दे दिया डी. देन थर्ड लाइन पार्ट, हार्ट पार्ट, तो सी एंड दिस ऑल्सो विल बी सी. देन नेक्स्ट इज रूट मूड, तो इट राइमिंग विथ मूड वर्ड. तो यहाँ पे इसको डी दिया है तो यहाँ पर भी क्या होगा, डी. तो राइमिंग स्कीम क्या हो गया, सी डी. इन दिस वे आवर राइमिंग स्कीम विल बी फर्स्ट पैरा ए बी, second CD. Okay, thank you. Yes, we have finished the chapter. Now we will discuss the question answer of the poetry. First question, what is a dust of snow? A dust of snow means small particles of snow that remain together. What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? मतलब वो कैसे कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो ने उसके मूड को कैसे चेंज कर दिया है. सो द आंसर विल बी द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैज चेंज हिज मूड. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मूड को चेंज कर दिया, बिकॉज अर्लियर द पोएट वॉज इन अ डिप्रेस्ड मूड एंड sorrowful mood, but now he has become cheerful and ready to utilize the rest of the day or rest of the life. Now the second question is, how does Frost present nature in this poem? The following questions may help you to think of an answer. First question is, what are the birds that are usually named in poems? मतलब यूजुअली कौन सी जो बर्ड्स हैं उनका नाम आता है, जैसे स्पैरो आ जाता है, पैरट आ जाता है, जो बर्ड्स हैं हमें चार्मिंग लगती हैं. लेकिन इसमें क्या हुआ पोएट्री में, इसने क्रो वर्ड को यूज़ किया है, क्रो बर्ड को यूज़ किया है. तो क्रो तो एक अजीब सा मतलब वर्ड है जिसको हम लाइक नहीं करते हैं. तो इस चीज़ में बताया गया है कि जो हम नेचुरली जो हम लोग यूज़ करते हैं, स्वेलो है, नाइटिंगेल है, पिकॉक, कुकू etc. are the birds usually named in poems. We very rarely see a crow mentioned in poems. So when I think of a crow, it presents the image of sadness and cunningness. क्योंकि यहाँ पे जो क्रो है उसको नेगेटिविटी को सिम्बलाइज किया गया है. तो नेगेटिविटी हम क्या दे सकते हैं, सैडनेस या कनिंगनेस. Again, what is a hemlock tree? As I told you before, hemlock tree is a poisonous tree, जिसको हम हिंदी में धतूरे का पेड़ भी कहते हैं. अब यहाँ पे why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine? मतलब यहाँ पर भी जो ट्रीज जिनको हम पसंद करते हैं, जो उसको सब लाइक करते हैं, उन ट्रीज का नाम नहीं दिया है, बल्कि किसको शो किया है, हेमलॉक ट्री को. वाई सो? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट, एंड देन द पोएट डजंट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री बिकॉज इट इज नेचुरल दैट वी आर सैड. वी कांट थिंक ऑफ स्वीट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स. क्योंकि यहाँ पे जो पोएट है वो सैड था, तो वो अच्छे ट्रीज को इमेजिन नहीं कर सकता था. The poet must have been sad at that time. That's why he has used hemlock tree.
What do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? ये मैंने आपको पहले ही बताया है, तो आप बता सकते हैं इसमें हेमलॉक और क्रो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? सॉरो को. What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for? जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किस चीज को किस चीज को सिंबलाइज करती है? तो डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर सम नेचुरल जॉय. It shows you that the sad day is going to change into something joyful for the poet. Means the ray of hope. वो आपको एक hope देती है यहाँ पे dust of snow.